हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में। और अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग बहुत सारी क्लासें आपकी यूपीएससी के बारे में ले चुके हैं। बस इतना कहा जा सकता है कि अगर आपके दिमाग में सिविल सर्विस आईएएस एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो अगर आप लोग इन क्लासों को कवर करते हैं तो सभी सवालों के आसान शब्दों में आपको जवाब मिल जाएंगे। चाहे वो पेपर से संबंधित हो, फॉर्म भरने से संबंधित हो, या आप देखिए कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, अटेम्प्ट्स कितने होते हैं, इस तरह की तमाम जानकारी वहाँ मिल जाएगी आप लोगों को। प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू के बारे में भी आप लोगों को पर्याप्त वहाँ जानकारी मिल जाएगी और इन सब का सिलेबस आपको मिल जाएगा। और जो ऑप्शनल पेपर होता है ना, उन सब के सिलेबस भी आपके वहाँ कवर करवाए गए हैं। तो यूपीएससी एग्जाम के नाम से आपकी एक प्ले लिस्ट सूची बना दी गई है, उसे जाकर आप लोग कवर कर लीजिएगा। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने यूपीएससी एग्जाम प्रीलिम्स का 2017 का पहला पेपर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पहला देखा था। और आप देखते हैं कि जिसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप लोग मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। जो दूसरा पेपर होता है ना, सी सेट, वो केवल क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आज की क्लास में हम लोग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018 का पहला पेपर हम लोग देखते हैं। और इसमें भी आप देखिए कि 2 घंटे का आपको समय रहता है, 200 नंबर का रहता है, 100 क्वेश्चंस आपके लिए रहते हैं, माइनस मार्किंग रहती है, आप लोग याद रखिएगा। और अगर आप लोग किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे देते हैं तो उसका आप लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप लोग उसे छोड़ देते हैं, उसका आंसर नहीं देते हैं, गोला नहीं भरते हैं, तो आपको ना तो उसका नंबर मिलेंगे और ना ही आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि 4 सेट देखने को मिलते हैं, ए बी सी डी के रूप में। चारों में आप देखेंगे प्रश्न आपके समान रहते हैं, बस उनका क्रम बदल जाता है। पहले प्रश्न में आप देखिए, पहले सेट में हो सकता है कि पहले नंबर पर कोई क्वेश्चन हो, वो दूसरे में आपका 20वें नंबर पे हो, 18वें नंबर पे हो, 40वें नंबर पे हो, तो बस उनका क्रम बदलता है। और ये पहला पेपर है प्रेरी का, और एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं, ये भी आपको मालूम होगा। तो ये अनुदेश जरूर पढ़ लिया करिएगा। और OMR सीट जब आप लोग भरते हैं ना, उसमें गोला लगाते हैं ना, तो बड़े ध्यान से आप लोग पढ़ा करिएगा और भरा करिएगा, क्योंकि वहाँ एक बार अगर गलती हो जाती है ना, तो आपको वहाँ ऑप्शन भी नहीं मिलता है कि आप सुधार सकें। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर आप लोग विचार करिए। और यहाँ आप लोगों को विचार करते समय बड़ा ध्यान देना है कि जो नीचे की लाइन होती है ना, इसे बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा। यहाँ क्या पूछ रहा है? सही है। अगर आप देखिए कि यहाँ लिखा होता है सही नहीं है, तो आप देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर तुरंत बदल जाता। तो इस लाइन को बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। पहला कथन कह रहा है कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। दूसरा कह रहा है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। तीसरा कह रहा है लोकसभा में यदि किसी दल की न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। लोकसभा की बात हो रही है, संसद की बात हो रही है। संविधान के भाग 5 में आप लोग पढ़ते हैं और अध्याय 2 को देखते हैं, तो इसमें संसद की बात की गई है, पार्लियामेंट की बात की गई है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात की गई है। और ये आप देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों लोकसभा से मिलकर बनती है। और अनुच्छेद अगर आप लोग 81 को पढ़ेंगे तो लोकसभा की संरचना की बात की गई है। और जो लोकसभा सदस्य आप लोग देखते हैं, उनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। और अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी, उनका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, वो लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या करोगे बताइए, कौन सा सही होगा तीनों में से? ये आप लोगों को बताना है, तीनों में से कौन सा सही होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें बताइए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता मिली थी, ये तो ठीक है, लेकिन पहला गलत है और तीसरा गलत है इसमें। अब आप लोग कहोगे कि पहला और तीसरा गलत क्यों है, ये भी तो बता दीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि पहला इसलिए गलत है
क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहले आम चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी, सीपीआई की बात हो रही है, ठीक है। और तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि आप देखिए कि अगर आपको लोकसभा में विपक्ष का नेता बनना है ना, तो आपके पास कम से कम कितनी 10% सीटें होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे लगभग आपकी 54-55 सीटें अगर आपके पास आ जाती हैं तो लोकसभा का विपक्ष में आप लोग नेता बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा केवल सही है। तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगा दिए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरण होते हैं या होता है। निम्न नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। कठोर एवं मौमी पर्ण, लघु पर्ण, पर्ण की जगह कांटे। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे बताइए, इसमें क्या सही होगा आपका। इसमें तीनों होंगे आपकी, क्या होंगे, तीनों सही है। एक भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। और मरुस्थल में पौधे के जीवित रहने के लिए संरचनात्मक अनुकूल महत्वपूर्ण होता है। पत्तियों पर मोम का लेप बाष्पीकरण के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकता है, जो गर्म रेगिस्तान में पत्तियों की सतह और अंदर दोनों तरफ से पानी की कमी का कारण बन सकता है। चलिए ये भी याद रखिए, इसमें डी ऑप्शन ठीक होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन दूसरे में आप लोग लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने तीसरा। ये कह रहा है कि NSSO के 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषक कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि विचार कीजिए, इनमें से सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है, सही कथन चुनना है। राजस्थान में ग्रामीण कुटुंब में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से अधिक कुछ अधिक ओबीसी के हैं। केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है। तो आप देखेंगे इसमें पहला भी ठीक है और दूसरा गलत है इसमें, लेकिन तीसरा ठीक है, इसमें तीसरा ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा इसमें, 1 और 3 कथन बिल्कुल सही है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात हो रही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी जो आप देखते हैं 2010 में आया था, किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है। एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया, जबकि सीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। एनजीटी पर्यावरण न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतम न्यायालयों में मुकदमे के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीबी झरनों कुओं की सफाई को प्रोत्साहन करता है और देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य रखता है। इन दोनों में से आपको सही चुनना है। क्या करना है, सही आपको चुनना है। बताइए तो क्या लगाओगे इसमें। तो इसमें आप लोग 4 में दूसरा ऑप्शन केवल सही है, पहला गलत है। पहला कैसा है, गलत है 4 में, ठीक है। 4 में भी होगा आपका। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना आप देखते हैं कि 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत, ठीक है। तो ये आप लोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वैधानिक संगठन है। सितंबर 1974 में जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे, केवल दूसरा सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 5। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप और इन दोनों कथनों में से सही कथन चुनिए। भारत की संसद के किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। बताइए क्या करोगे। तो आप देखेंगे कि 5वें क्वेश्चन में आपका पहला ठीक है, 9वीं अनुसूची में डाल सकते हैं, लेकिन उसकी अब वैधता हो सकती है अगर वो आप देखिए आपके मौलिक अधिकारों का या संविधान का उल्लंघन करता होगा तो उसकी जांच हो सकती है। तो 5 में ए ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। 5 में क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 9वीं अनुसूची का जनादेश न्यायिक जांच को रोकने के लिए है, लेकिन
आई आर कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में हुआ था ना, उस ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि सभी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल कानून शहद के लिए एक तरह से न्यायिक समीक्षा के लिए खुले रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन लगा दोगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने छठवां, कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है, बताइए। या किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। या बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेनदेनों के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है। और सी कह रहा है कि यह बैंकों द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। और डी कह रहा है कि यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान के बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। तो ये आप देखेंगे कि इसमें आपका छठवें में क्या होगा, सी ऑप्शन, छठवें में सी होगा। या बैंकों द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने वाला पर लगाया जाने वाला शुल्क है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। अगला है 7 क्वेश्चन, किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने का क्या परिणाम है। इसमें 2 कथन दिए गए, सही कथन चुनना है। इसकी प्रमुख नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी पहुंच, या स्वयं नाभिकीय आयुध आपसात संधि का सदस्य बन जाएगा, बताइए। तो आप लोगों को बता दूं कि इसकी पहुंच नवीनतम सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी, लेकिन दूसरा आपका गलत है। इसमें केवल एक ऑप्शन, ए ऑप्शन ठीक है। क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनने से कोई देश अपने आप परमाणु हथियार अप्रसार पर संधि का सदस्य नहीं बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे ए ऑप्शन होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 8, आप्रवासी सत्यों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। यह भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले आप्रवासी सत्य अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। तो 8 में आप लोग क्या लगाओगे, 8 में आपका क्या होगा, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, यानी कि दोनों आपके गलत हैं। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत आप लोगों को देखने को मिलेगा। इक्वालाइजेशन लेवी ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए व्यापार लेनदेन पर कर जिसमें कोई भी भारतीय गैर निवासी संस्थाएं जैसे गूगल और फेसबुक आदि को 1 लाख रुपए से अधिक की राशि का भुगतान करता है। यह वित्त अधिनियम का हिस्सा है। और चूंकि भारत द्वारा अन्य देशों के साथ की गई संधियों के दायरे से बाहर है, इसलिए विदेशी कंपनी अपने देश में टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकती हैं। इसलिए दूसरा भी आप देखते हैं गलत ही रहेगा। तो इसमें डी ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 9। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, इनमें से सही कथन आपको चुनना है। आप लोगों से कहता हूं ना कि जब कोई कहता है तैयारी करना है, तो मैं इसलिए तो कहता हूं कि क्वेश्चंस देख लिया करिएगा, क्योंकि जब आप देखते हैं कि तैयारी शुरू कर देते हैं, बाद में आप क्वेश्चंस देखते हैं तो दिमाग घूम जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसमें आप लोग 9 की बात 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है। इसमें पहला कह रहा है, राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण जीडीपी अनुपात 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए 40 और राज्य सरकारों के लिए 20% हो। दूसरा कह रहा है, राज्य सरकारों के जीडीपी के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जीडीपी का 21% घरेलू देयताएं हैं। तीसरा कह रहा है, भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य होगा। तो 9 में आप लोग क्या लगाओगे, बताइए। तो इसमें आप देखेंगे एक तो आपका पहला ठीक है इसमें, और दूसरा गलत है, तीसरा भी ठीक है। क्या है, तीसरा भी ठीक है। तो इसमें आप लोग लगाएंगे सी ऑप्शन। क्या, सी ऑप्शन।
तो ये आप लोग लगा दीजिएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 और 3 कथन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन 2 कथनों में से सही कथन चुनना है। पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। दूसरा कह रहा है सरकारी विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती है। बताइए इसमें आप लोग क्या लगाओगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 10। तो इसमें आप देखेंगे पहला ठीक है लेकिन दूसरा बिल्कुल गलत है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। क्या होगा? बिल्कुल ठीक होगा। कच्चे खाद्य वनस्पति तेलों जैसे मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, कपास के बीज का तेल, कुसुम के बीज का तेल, सफोला के तेल, नारियल का तेल, वनस्पति वसा तेल को 12 ये आप देखिए प्रतिशत बढ़ा दिया गया था। ठीक है, इस पर कर बढ़ा दिया गया था। चलिए तो एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उस समय बन गया होगा। तो इसमें केवल एक कथन ठीक है, पहला कथन ठीक था इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। उन्होंने मैजनी, गैरीवाल्डी और शिवाजी श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे कौन? अरविंद घोष थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, मोतीलाल नेहरू थे। तो ये तो मुझे लगता है कि मालूम होगा आपको, लाला लाजपत राय ही होंगे साहब, लाला लाजपत राय साहब ही होंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें सी ऑप्शन आप लोग लगा दिए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं और आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। तो बताइए इसमें क्या लगाओगे। 12 में भाई ना तो पहला ठीक है और ना ही दूसरा ठीक है। क्या है? दोनों आपकी गलत हैं, क्योंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए पहला कथन है। और UIDAI की अद्यतन नीति संस्करण 2.3 के आधार को निष्क्रिय करने के प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे, याद रखिए दोनों आपके कथन बिल्कुल गलत हैं, इसलिए इसमें डी ऑप्शन होगा। ना तो एक सही था ना ही दूसरा सही था, ना तो एक सही था ना ही दूसरा सही था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 13। निम्नलिखित में से कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है, सूख गया है? अराल सागर, काला सागर, बैकाल झील। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। बताइए। तो आप देखेंगे अराल सागर। कौन? केवल एक होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अराल सागर मध्य एशिया में स्थित एक खारी झील है जो कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नमक झील हुआ करती थी। और 1960 के दशक में अरल सागर जो किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान के जल निकासी बेसिन था। ठीक है, तो इसके बारे में बात हो रही, तो केवल ए होगा इसमें। क्वेश्चन है हमारे सामने 14। विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए इस तरह के जो इंडेक्स जारी होते हैं, जो रिपोर्टें जारी होती हैं, उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त कार्यालय, विश्व न्याय परियोजना। तो ये विश्व न्याय परियोजना के द्वारा जारी किया जाता है। डी होगा इसमें। ठीक है, ये अमेरिकी स्वतंत्र बहुआयामी संगठन है, तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 15। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? भारतीय बैंक एसोसिएशन, राष्ट्रीय वित्तीभूति निक्षेप लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए भाई। तो आप सभी जानते हैं कि कौन जोड़ता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जोड़ता है। 15 में सी होगा आपका, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन दिए गए, इनमें से सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है पूंजी पर्याप्तता अनुपात वह राशि है जिससे CAR, जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिसे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सकें। दूसरा कह रहा है CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। तो ये आप देखेंगे इसमें क्या होगा, बताइए। तो आप देखेंगे कि 16 में आपका केवल पहला ही ठीक है, दूसरा बिल्कुल गलत है।
तो इसमें 16 में भी आप लोग ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। 16 में क्या लगाओगे? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है अब 17। ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है आपसे कि पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है। इसका क्या अभिप्राय है? और दो कथन दिए गए, इसमें से सही कथन आपको चुनना है। तो इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि परितारिका का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। तो 17 में आप लोग क्या लगाओगे बताइए? तो दोनों सही होंगे, बिल्कुल दोनों क्या होंगे? बिल्कुल सही होंगे। इसमें फिंगरप्रिंट या आइरिस का उपयोग करके ऑनलाइन प्रमाणीकरण सक्षम है। आप लोग जब आधार कार्ड बनवाने जाते होंगे तब आपने देखा होगा आंखों का भी फिंगर एक तरह से लिया जाता है, तो उसी की बात हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका सी ऑप्शन यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 18। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिल्कुल हाल में निम्नलिखित में से किस देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल या कुपोषण से प्रभावित हुए हैं या उनकी युद्ध संजातीय संघर्ष के चलते उत्पन्न भुखमरी के कारण मृत्यु हुई है? अंगोला और जाम्बिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, यमन और दक्षिण सूडान। और उस समय आप देखिए करंट में ये क्वेश्चंस माना जाता है, करंट का क्वेश्चंस है। तो 18 में आप देखेंगे यमन और दक्षिण सूडान। बड़ी भुखमरी है, गरीबी है, ये तो आप जानते ही हैं। 18 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 19। ये कह रहा है कि बोर्ड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन दिए गए, इनमें से सही कथन आपको चुनना है। तो आप देखेंगे सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई है, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो आप देखेंगे पहला इसमें ठीक है, दूसरा ठीक है, लेकिन तीसरा बिल्कुल गलत है। तो 19 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि बोर्ड डिस्पैच के अनुसार हर प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए। लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय भी खोले गए थे। तो ये भी याद रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है क्वेश्चन 20। ये कह रहा है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है जो विनिमय, नियमन, नियम और उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं। उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, नियम समिति, कार्य सलाहकार समिति। तो इसमें आप देखेंगे 20 क्वेश्चंस में आप लोग क्या लगाओगे? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। 20 में क्या रहेगा आपका? बी, 20 में बी। और आप देखते हैं कि दोनों सदनों में समिति में 15 सदस्य होते हैं। इसका गठन 1953 में किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा 20 में। क्वेश्चन है हमारे सामने 21। एक क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपके पास 3 कथन दिए गए, इनमें से सही कथन आपको चुनना है। पहला कथन क्या कह रहा है इसमें? पहला कथन आपसे कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। दूसरा कह रहा है ITI RTE अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप किए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तीसरा कह रहा है भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। तो ये भी बताइए आप लोग। तो 21 में आपका क्या रहेगा बताइए? 21 में आप लोग क्या लगाओगे? 21 में केवल आपका दूसरा कथन ठीक है, बाकी का पहला भी गलत है और आप देखेंगे दूसरा भी तीसरा भी गलत है, दूसरा केवल सही है इसमें। और जो आप देखते हैं बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने एक न्यूनतम शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता निर्धारित की हुई है। ठीक है, चलिए तो इसमें केवल दूसरा कथन ठीक है।
यानी कि केवल बी ऑप्शन सही है। क्या होगा? बी ऑप्शन, केवल 2 सही। अगला है क्वेश्चन 22, निम्नलिखित एवं पर विचार कीजिए। ये आप देख रहे हैं परंपरा है और राज्य है। चप चप चार कुट त्योहार मिजोरम, खोंगजोम परवा गाथा गीत मणिपुर, थांगटा नृत्य सिक्किम। इनमें से सही सम्मिलित आपको लोगों को चुनना है। क्या चुनना है? सही सम्मिलित चुनना है। किसमें? 22 में। तो आप देखेंगे कि पहला ठीक है, इसका दूसरा भी ठीक है, लेकिन तीसरा आप देखेंगे गलत आपको देखने को मिलेगा। थांगटा नृत्य ये मणिपुर में देखने को मिलेगा, ना कि आप देखेंगे सिक्किम में। तो इसलिए आप देखेंगे तीसरा गलत है। तो इसमें बी ऑप्शन होगा आपका, पहला दूसरा बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन है 23। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद आपके पास 2 कथन दिए गए, इनमें से सही कथन आपको चुनना है। पहला कथन इसमें क्या कह रहा है? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया है। दूसरा कह रहा है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका 23 में क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा आप देखेंगे गलत है। क्या है? पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष भारत सरकार की सचिव स्तर का होता है, ठीक है, यह स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के अधीन नहीं होता है। तो इसमें केवल पहला कथन ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आप लोग लगा दोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पद टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधि के संदर्भ में है? चीन, इजराइल, इराक, यमन। बताइए। तो आप देखेंगे किससे संबंधित है? इजराइल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास खोलने की घोषणा के बाद फिलिस्तीनियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के कारण खबरों में था। ठीक है, तो इजराइल आप लोग देखेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है 25। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, इनमें से सही कथन आपको चुनना है। पहला कथन कह रहा है कि केवल एक ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे श्रेणी में आते हैं। दूसरा कह रहा है परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। और तीसरा कह रहा है गर्भवती महिलाएं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान उसके 6 महीने के बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार होंगी। 25 में आप लोगों को बताना है तीनों में से कौन सही है, बताइए। तो आप देखेंगे केवल इसमें दूसरा सही है, पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। केवल दूसरा कथन इसमें बिल्कुल ठीक है। क्या है? ठीक है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवरेज पात्रता 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर करता है एक तरह से। और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की समान पात्रता के साथ, ये आप देखेंगे केवल बीपीएल परिवारों तक ही सीमित नहीं है। और गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, 5 से 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवा और मध्याह्न भोजन योजनाओं के तहत निर्धारक पोषण मापदंडों के अनुसार भोजन के हकदार हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आप देखेंगे केवल दूसरा कथन ठीक था, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला है 26। भारत में माल के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन ऑफ संरक्षण अधिनियम 1999 ने निम्नलिखित में से किसके संबंध में दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया है? ILO, IMF, UNCT, AD, WTO। तो 26 में आप लोग देखेंगे कि आपका WTO होगा। 26 में क्या होगा? WTO। अब आप लोग कहोगे कि WTO के बारे में बता दीजिए, विश्व व्यापार समझौते के बारे में बता दीजिए। तो आप देखेंगे कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और आपको बताया कि 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रस्ट, ये आप देखेंगे समझौते अनुच्छेद 32 में WHO के, अनुच्छेद 22 में भौगोलिक संकेत को संकेत के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। और भारत के ट्रिप्स समझौते के सदस्य राज्य के रूप में शामिल होने पर 1999 में भौगोलिक संकेतक की सुरक्षा के लिए ये आप देखें शुरू किया गया था। चलिए, तो इसमें डी ऑप्शन आप लोग लगा देना।
क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन 3 कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। दूसरा कह रहा है आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें नहीं है। तीसरा कह रहा है राजस्थान में लोहे अयस्क की खदानें हैं। तो बताइए क्या है 27 में? तो आपको बता दूं, राजस्थान में लोहे अयस्क की खदानें हैं। बाकी पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। इसमें डी ऑप्शन आप लोग लगा देंगे। 27 में क्या लगा दोगे? डी। क्योंकि आप देखें कोयला खदानों की नीलामी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मानी जाती है और झारखंड में जलोढ़ और देसी सोना दोनों देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो ये भी याद रखिएगा। सिंहभूम जिले में स्वर्ण रेखा नदी सुनी होगी, जिसमें कहते हैं कि सोना निकलता है इस नदी से। आंध्र प्रदेश में आपको अनंतपुर जिले के रामगिरी में सोने के भंडार देखने को मिलेंगे। चलिए, तो डी ऑप्शन लगा देना इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है 28 है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। और दूसरा कह रहा है जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। इन दोनों में से सही आंसर आप लोगों को चुनना है। तो 28 में क्या करोगे? पहला बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। डेबिट कार्ड में 4 कारकों का प्रमाणीकरण नहीं है, भीम ऐप में 3 कारकों का प्रमाणीकरण है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को केवल ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 29, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर या फिर आप देखेंगे पुणे। तो आइए, तो आप सभी जानते हैं कि कौन है आपका बेंगलोर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने 30, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 और 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं? बाल श्रम से, कृषि के तरीकों का वैश्विक जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन, खाद्य कीमतों एवं खाद्य सुरक्षा का विनियमन, कार्यस्थल पर लिंग समानता। तो ये आप देखेंगे बाल श्रम से संबंधित है। यहाँ एक इसकी बात हुई है तो आपको बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करें तो हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। और एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका जनादेश अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करने के सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है। ठीक है, एक UN के बारे में बात होती रहती, तो इसके बारे में बता देता हूँ, ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन आपने लगा दिया होगा। अगला है हमारे सामने 32, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आप देखेंगे कि 3 तो सही होंगे, एक नहीं होगा सही, तो वही नहीं है जो सही उसी को चुनना है। किसी बिल विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। दूसरा बी कह रहा है कि धन विधेयक में भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। सी कह रहा है धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। डी कह रहा है धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रतिभूति देने के विनियमन से संबंधित है। तो बताइए भाई, इसमें क्या लगाओगे आप लोग? किसमें? 31 में आप देखेंगे आपका सी गलत होगा। ठीक है, बाकी आप देखेंगे तीनों सही होंगे। तो इसमें सही नहीं है पूछा है, यानी कि गलत है, तो आप देखें सी ही लगाओगे आप लोग। क्या लगाओगे? सी ही आप लोग लगाओगे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। और आप लोग अनुच्छेद 110 पढ़ते हैं ना, उसी में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? इसकी धन विधेयक की परिभाषा आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसे भी पढ़ लिया करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 32, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए आपके सामने और इसमें से आप लोगों को सही चुनना है। प्रत्येक MLA के एक वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। दूसरा कह रहा है लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो इसमें सही कौन सा है बताइए 32 में? तो ये आप देखेंगे कि पहला ठीक है लेकिन दूसरा गलत है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा 32 में। देखिए हमारे भारत में एक राष्ट्रपति होता है, एक कौन कहता है?
संविधान का भाग आप लोग पढ़िए और उसका अध्याय 1 पढ़िए आप लोग, और इसमें अनुच्छेद 52 को पढ़िए। तो अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति की बात करता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन किस तरह से होगा उसकी बात करता है। और आप सभी जानते हैं कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस रीति से चुनाव होगा उसकी बात करता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात करता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए उसकी बात करता है। और अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए उसकी बात करता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ प्रतिज्ञा लिया जाता है उसकी बात करता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात करता है। तो ये आप लोगों को अनुच्छेद कंठस्थ याद होना चाहिए कि अगर पूछे जाते हैं तो आसानी से आप लोग उनका जवाब दे पाएँ। तो ये आप लोग याद रखिएगा। 32 में आपका ए होगा। क्या होगा? ए होगा। प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य समान होता है, चाहे वह लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, ये आप लोग जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 33। 32 के बाद 33 ही तो आता है। तो भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नया 4 एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? आर्सेनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षा उपायों के अधीन आ जाते हैं। सैनिक परमाणु अधिष्ठान IAEA के निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं। सी कह रहा है देश के पास नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह से यूरेनियम के क्रय का विशेषाधिकार हो जाता है। और डी कह रहा है देश स्वतः NSG का सदस्य बन जाता है। तो बताइए इसमें क्या लगाओगे? 33 क्वेश्चंस में 33 में आप देखेंगे पहला बिल्कुल ठीक है। आर्सेनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षा उपाय के अधीन आ जाते हैं। तो 31 में ए होगा। और आप देखेंगे कि विश्व सुरक्षा समझौते के लिए प्रोटोकॉल है। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में बेना हुई थी और बेना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है। और यह एक अंतर सरकारी संगठन जो परमाणु ऊर्जा की शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और परमाणु हथियार सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना है। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित देशों पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत और जापान, USA उपयुक्त में से कौन आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से हैं? बताइए इसमें क्या लगाओगे? 34 की बात हो रही है, सोचिए कुछ। तो एक तो आप देखेंगे पहला बिल्कुल ठीक है। फिर आप आइए किसमें? तीसरा भी ठीक है। फिर आप आइए 4 में। फिर आइए आप लोग 5 में। तो 1 3 4 5 यानी कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत और जापान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और आसियान की अगर हम लोग बात करें ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं जब चर्चा में है ही तो। और पहले भी आपसे बोल चुका हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इस तरह के जो भी संगठन हैं उनके बारे में जरूर याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर आपको आसियान का जकार्ता, इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? 1 3 4 5 यानी कि सी ऑप्शन आप लोग लगा दोगे इसमें। ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 35 क्वेश्चन अगला। जलवायु अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक सहबंध ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये आप देखेंगे कि ये आपका GACSA 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है। इसमें सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। इसके निर्माण में भारत की सार्थक भूमिका थी। इनमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो बताइए क्या चुनोगे? 35 में आप देखेंगे, 35 में आपका क्या होगा? 35 में आप देखेंगे केवल 2 कथन ठीक है। पहला भी गलत हो, तीसरा भी गलत है आपका। तीसरा भी कैसा है? गलत है आपका। तो ये भी याद रखिएगा। और
क्योंकि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की अवधारणा मूल रूप से FAO द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है। और क्योंकि भारत केवल एक हस्ताक्षर करता है, इसलिए आप देखें तीसरा भी गलत है। तो 35 में आप लोग केवल 2 यानी कि बी ऑप्शन लगा दोगे। क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के उद्देश्य हैं? भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया है। दूसरा कह रहा है एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन किया जा सके और वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें। तीसरा कह रहा है हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना ताकि हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई लाना है। तो बताइए इसमें आप लोग क्या लगाओगे? 36 की बात कर रहा हूं। तो 36 में आप देखेंगे, 36 में आपका केवल तीसरा कथन ठीक है, दूसरा भी और पहला भी दोनों गलत हैं आपके। और प्रत्येक नागरिक के लिए कोर यूटिलिटी रूम में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका उद्देश्य यही है मांग पर शासन और सेवाएं नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण हो सके। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसमें आपका केवल 3 कथन सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 92। ये कह रहा है कि कभी निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शहर हो गए, देश हो गए। अलेप्पो सीरिया, किरकुक यमन में है, मोसुल फिलिस्तीन में है, मजार ए शरीफ अफगानिस्तान में है। इनमें सही आपको चुनना है। क्या करना है? सही आपको चुनना है 37 में। तो आप देखेंगे कि 37 में सही आपको चुनना है। तो आपका एक तो अलेप्पो सीरिया में है, बिल्कुल सही है, और मजार ए शरीफ आपका अफगानिस्तान में है, ये भी सही है। बाकी 2 और 3 बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि किरकुक आप लोग जो देखते हैं ना, इराक में पड़ता है, ना कि यमन में। और जो मोसुल देखते हैं इराक में पड़ता है। इसलिए आप देखें 2 3 गलत है, पहला और चौथा सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 38। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? और आपको मालूम होना चाहिए कि इसका प्रभाव हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा पड़ा है इस अधिनियम का। तो इसमें आप देखेंगे कि 38 में आपका दूसरा यानी कि गवर्नर जनरल को दी गई थी, ठीक है, गवर्नर जनरल में निहित थी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। विधानसभा का की अध्यक्ष यदि विधानसभा की सदस्य नहीं रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। इनमें से सही कौन सा है? 39 में आपका सही आप लोगों को बताना है। आप लोगों को बता दूं, पहला बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा गलत है। और देखिए, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही की जाती है और वो विधानसभा सदस्य ही होता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इसमें केवल आपका पहला कथन यानी कि एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि अध्यक्ष अपने चुनाव तारीख से विधानसभा की पहली बैठक की ठीक पहले तक पद धारण किया रहता है, इसलिए दूसरा बिल्कुल गलत है। तो इसमें केवल 39 में ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 40। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। और डी कह रहा है यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो बताइए इसमें से आप लोग क्या करोगे? तो आप देखेंगे 40 में आपका बी ऑप्शन, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। 40 में आपका बी होगा, ठीक है। 40 में क्या लगाओगे? बी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। 41 में आप लोग क्या लगाओगे? तो 41 में आप देखेंगे दोनों कथन बिल्कुल ठीक है। इसमें पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। 41 में सी होगा, ठीक है। राज्यपाल की बात हो रही है। आप बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की बात की गई है? गूगल बाबा का सहारा लीजिए, इतना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। 42 क्वेश्चन है। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? ये बूंदी शैली का, जयपुर, कांगड़ा, किशनगढ़। तो आप देखते हैं कि एक किशनगढ़ शैली का है। 42 में आपका डी होगा। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है? ये बताइए।
इजराइल की एक रडार प्रणाली, भारत का घरेलू मिसाइल प्रतिरोधी कार्यक्रम। सी कह रहा है अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली। डी कह रहा है जापान दक्षिण कोरिया के बीच एक रक्षा सहयोग। तो आप देखेंगे अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है ये, ठीक है। और इसमें आप लोग 43 में क्या लगाओगे? सी। 43 में सी होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। 43 में सी है आपका। अगला है 44। ये क्या कह रहा है? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनना है। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया और अन्नमाचार और त्यागराज समकालीन हैं। अन्नमाचार कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति भक्ति गीत है। बताइए इसमें क्या लगाओगे? 44 की बात हो रही है तो आप देखेंगे 44 में आपका एक तो आप देखेंगे 44 में दूसरा सही है, एक आप देखेंगे 4 इसमें सही है। और 15वीं शताब्दी के एक हिंदू संत थे, कौन? आप लोग याद रखिएगा। और अन्नामैया और भगवान वेंकटेश्वर विष्णु की एक रूप की प्रशंसा में संकीर्तन नामक गीतों की रचना करने वाले सबसे पहले भारतीय संगीतकार थे। और त्यागराज की अगर हम लोग जन्म की बात करें ना तो 14 मई 1767 में तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था, जबकि अन्नामैया का जन्म 22 मई 1408 से 4 अप्रैल 1503 के बीच बताया जाता है, ठीक है इनका समय। इसलिए आप देखिए तीसरा भी गलत है। इसमें आप लोग लगाएंगे बी ऑप्शन। 44 में आपका बी रहेगा। 44 में क्या रहेगा? बी। क्वेश्चन है हमारे सामने 45। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? शक्तियों का परिसीमन, विधि की समक्षमता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आप लोग चुनिएगा। तो 45 में आप लोग क्या लगाओगे? 45 में आप लोग क्या लगाओगे? पहला बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी ठीक है और चौथा ठीक है, तीसरा गलत है, क्योंकि यह होना चाहिए सरकार लोगों के लिए जिम्मेदार है, ना कि इसके विपरीत, ठीक है। तो इसमें आपका क्या करेंगे आप लोग? 1 2 3 1 2 4 यानी कि 1 2 4 यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। इसमें सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 46। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है, उसका सही वर्णन करता है। न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटारे में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। या सी चेक ड्राफ्ट विनिमय बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा, किसी देश में चलन में धातु मुद्रा। तो ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 46 में आप लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटान में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। जैसे आप देखते हैं नोट आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। चेक ड्राफ्ट नहीं होते हैं। चेक आप देखते हैं कि कोई मना भी कर सकता है, लेने से मना भी कर सकता है, लेकिन रुपया कभी लेने से मना नहीं कर सकता है। अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो आप लोग उन्हें सामने वाले को लेना ही होगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। और इसकी गारंटी भी देती है आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर आप लोग देखते हैं ना, वो कहता है हम जिम्मेदार हैं, हमारी गारंटी है। चलिए 47 क्वेश्चन से ये कह रहा है यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो विकल्प लागत शून्य होती है, विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से शासन के अंतरिम कर दिया जाता है, शासन को। तो आप देखेंगे 47 में आपका सी ऑप्शन, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरिम कर दिया जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि निःशुल्क जो व्यवस्थाएं दी जाती है ना, उसकी चिंता भी जताई जाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 48। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती यदि औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। बी कह रहा है कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है।
सी कह रहा है निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है, और डी कह रहा है निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं। तो 48 में आप देखेंगे कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। अब आप लोगों से फिर कहूंगा कि आप लोग जीडीपी को पढ़ेंगे, इकोनॉमी में सबको पढ़ेंगे, और यही आप लोग जीएनपी को भी पढ़ लेना। जीएनपी होता क्या है? तो आप देखेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश या अन्य राज्य व्यवस्था के उत्पादन के कारक द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है। बाजार मूल्य में से मूल्य ह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं आप लोग इसे, जीएनपी को। और जीडीपी, जीएनपी और एन एक आप देखते हैं, जीडीपी की बात होती तो आप सभी जानते हैं क्या होती है जीडीपी। आपका जीडीपी का पूरा नाम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। और जीएनपी यानी कि आप देखिए कि जो आपका राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ये सभी आप लोग याद रखा करिएगा। एक जीएनपी होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसे हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था में आप लोग सब पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सा? 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। और तीसरा कह रहा है गोचर धन का संचय हो पाता है। और 4 कह रहा है अगोचर धन का संचय हो जाता है। तो 49 में आप लोग क्या लगाओगे, बताइए कुछ। 49 में आपका होगा क्या क्या होगा? 49 में एक तो आप दूसरा, ठीक है, इसमें आओ, और चौथा, पहला तीसरा बिल्कुल गलत है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन यानी कि यह भौतिक पूंजी का प्रतिनिधित्व करने वाला सकल पूंजी निर्माण है, इसलिए आप देखेंगे पहला गलत है। और मूर्त पूंजी भी जीसीएफ है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर ढांचागत घटक शामिल होते हैं, इसलिए आप देखेंगे तीसरा भी गलत है, शामिल नहीं इसमें। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 50। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? कमजोर प्रशासन तंत्र, निरक्षरता, उच्च जनसंख्या घनत्व, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। तो इसमें आप देखेंगे कि 50 में आपका डी होगा, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। तो 50 में आप लोगों ने क्या लगाया? डी। क्वेश्चन है हमारे सामने 51। क्या कह रहा है? संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए थे? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया था। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। बताइए कुछ। तो इसमें आप देखेंगे कि 51 में आपके दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्या है? दोनों बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। आदिवासी विद्रोहों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 52। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो 52 में आप देखेंगे भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, इसमें ठीक है। 52 में आपका सी ऑप्शन होगा। ब्रिटिश शासन का एक बड़ा प्रभाव यूरोपीय बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चाय और नील जैसी वाणिज्यिक फसलों का निर्धारित विकास था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन हमारे सामने 53। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अधीन या था उपबंधित अपने शक्तियों का
किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग होंगी, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, और डी कह रहा है राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। बताइए 53 में क्या लगाओगे? 53 में आपका बी ठीक रहेगा, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग हो जाती हैं। राष्ट्रपति शासन आप लोग सुने हैं ना, उसी की बात हो रही है। ठीक है, ये सब पॉलिटी में पढ़ते होंगे, एम लक्ष्मीकांत को आप लोग पढ़ते होंगे। अगला क्वेश्चन है चंगन। निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए, ये शिल्प है, ये किस राज्य की परंपरा है और सही सम्मिलित आपको चुनना है। पुथुक्कोली सॉल तमिलनाडु, सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र, उप्पाड़ा जामदानी साड़ी कर्नाटक। तो बताइए इसमें चंगन में क्या करोगे? देखिए पहला ठीक है, चंगन में पहला ठीक है, एक ठीक है और 2 और 3 बिल्कुल गलत है। अब आप कहोगे कि गलत क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे सुजनी जो कढ़ाई देखते हैं ना, ये बिहार में देखने को मिलती है, और पाड़ा जामदानी साड़ी ये आप लोगों को आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है, ना कि कर्नाटक में। इसलिए केवल ए ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 55। जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? मोबाइल फोन प्रचलन में, बैंकिंग प्रचलन में, पावर ग्रिडों का नियंत्रण में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो आपको बता दूं कि इसमें 55 में आपका तीनों बिल्कुल सही है। क्या है? तीनों बिल्कुल सही है इसमें। और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं, इसे जीपीएस भी कहते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। दूसरा कह रहा है भारत सरकार कोष पत्र जारी करती है और राज्य सरकारें कोष पत्र जारी नहीं करती हैं। कोष पत्र ऑफर अपने सममूल्य के बट्टे पर जारी किए जाते हैं। इन तीनों में से सही कौन सा है? बताइए। रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की बात हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो 56 में क्या सही रहेगा आपका? 2 और 3 बिल्कुल सही है, लेकिन पहला आपका गलत है। इसमें 56 में सी होगा आपका, 56 में सी होगा। और आरबीआई द्वारा आयोजित नीलामी के माध्यम से जारी की जाती है आपकी कौन सी, ये आप लोग याद रखिएगा। और राज्य सरकारों के ऋण का फ्लोटेशन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार आरबीआई किसी भी राज्य सरकार के साथ समझौता के द्वारा उस राज्य के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि 30 सी ऑप्शन आपका 1, 2 और 3 ठीक है, पहला गलत था। क्वेश्चन है 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 कथन दिए गए, सही कथन इनमें से चुनना है आपको। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है और पृथ्वी जब 4000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। जब जीवित जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। बताइए भाई, सही कह रहा है या गलत कह रहा है? 57 में कौन सा होगा? 57 में आप देखेंगे पहला भी ठीक है इसमें और तीसरा भी ठीक है, लेकिन दूसरा आप देखेंगे बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है? बिल्कुल गलत है। सबसे पुराने वातावरण में आप देखते कार्बन डाइऑक्साइड हुआ करती थी, मीथेन हुआ करती थी, जल वाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड, थोड़ा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भी हुआ करता था। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपका सी ऑप्शन ठीक रहेगा। 57 में सी, 57 में क्या होगा? सी। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला 58। ये कह रहा है कि बनक्राई पिट्या और इटर्न लबलू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे, निम्नलिखित में किसके साथ संबंधित हैं? एक्सोप्लेनेट्स, पेछन मुद्रा यानी कि क्रिप्टो करेंसी, साइबर आक्रमण, लघु उपग्रह। तो 58 में आप देखेंगे कि आपका सी यानी कि साइबर अपराध से संबंधित है। किससे? साइबर अपराध से, साइबर हमले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 59। भारतीय कृषि में पारिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं?
एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, न्यूनतम जोत को अपनाना, बागानी फसलों की खेती का परिहार, और मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग, और पांचवा कह रहा है स्थानिक और कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना। नीचे दी गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको, बताइए। तो आपका 59 में क्या लगाओगे? 59 में इनमें से कौन सही होगा? 59 में आप देखेंगे एक तो आपका दूसरा बिल्कुल ठीक है, एक आप देखेंगे कि 4 भी ठीक है और 5 भी ठीक है, 2 4 5, यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? 60। छठा व्यापक विलोप, छठा विलोप यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्रायः उल्लेखित होता है? एक कह रहा है विश्व के बहुत से भागों में कृषि में व्यापक रूप में एक धान्य कृषि प्रथा और बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि के साथ रसायनों के अविवेकी प्रयोग के परिणाम स्वरूप अच्छी देसी पारितंत्र की हानि। और बी कह रहा है कि आसन्न भविष्य में पृथ्वी के साथ उल्कापिंड की संभावित टक्कर का भय जैसा कि 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और जिसके कारण डायनासोर की जातियां समेत अनेक जातियों का व्यापक रूप से विलोप हो गया। और सी कह रहा है विश्व के अनेक भागों में आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों की व्यापक रूप में खेती और विश्व के दूसरे भागों में उनकी खेती को बढ़ावा देना और जिसके कारण अच्छे देसी फसली पादपों का विलोप हो सकता है और खाद्य जैव विविधता की हानि हो सकती है। डी कह रहा है इसमें कि मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का संविभाजन, नाश, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। तो इनमें से आप देखेंगे 4 में से एक सही कौन सा है? 60 में क्या लगाओगे बताइए? कुछ लगाओगे या छोड़ दोगे? तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का संविभाजन, नाश, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। 60 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 61। भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IRNSS की तुल्यकाली कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं जो भूतुल्यकाली कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। IRNS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और उसकी सीमाओं के लगभग 55 यानी कि 5500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक है। 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपने उपग्रह संचालन प्रणाली होगी। तो इसमें आप देखेंगे कि 61 में आपका केवल पहला ही ठीक है, सही पूछ रहा है ना, तो केवल पहला ही ठीक है, बाकी दोनों गलत हैं। आप देखेंगे तो आप लोग इसमें क्या लगा दोगे? बिल्कुल ठीक रहेगा, आपका पहला ठीक रहेगा। इसमें हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? ये आप लोग बताइएगा, आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा कि हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। बेंगलोर यानी समझ रहे हैं, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। बेंगलोर यानी कि कर्नाटक की बात हो रही है आपकी। चलिए ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 62। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार ही करना है। और पहला कह रहा है प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित करता है। उपयुक्त में से अल्बर्ट या एल्बर्ट आइंस्टाइन की अपेक्षता की सामान्य सिद्धांत के भविष्य कथन को कौन से हैं जिनकी प्रयास समाचारों माध्यमों में विवेचना होती है? क्या वो होती है? विवेचना होती है, चर्चा होती है। तो 62 में क्या लगाओगे आप लोग? बताइए कुछ भाई। 62 में आप देखेंगे तीनों बिल्कुल सही बात है। पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और 63। ये कह रहा है भारत में विकसित आनुवांशिकता रूपांतरित सरसों जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों जीएम सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें कह रहा है कि जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों की पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं।
जीएम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। बताइए इसमें क्या करोगे। ये आप एक तरह से आप देखिए जीएम का क्या मतलब होता है, जेनेटिक मॉडिफाइड। आप देखिए किसी फसल के बीज में आप देखिए जेनेटिक मॉडिफाई यानी कि जेनेटिक एडिटिंग करके उस हिसाब से आप देखिए कहीं बरसात कम होती है तो वहाँ कम वर्षा के हिसाब से वो बीज फसल हो सके उसमें परिवर्तन करना, प्रतिरोधक क्षमता उन्हें दे देना, तो उन्हीं की बात हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे 63 में आपका होगा केवल दूसरा सही है, पहला गलत है और तीसरा भी गलत है। पहला और तीसरा गलत है, केवल दूसरा ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और यह हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए बैसिलस एमाइलो 3 जीनों जैसे बारनेज, बार स्टार, बार का उपयोग करके विकसित किया जाता है। और जीएम सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे तीसरा भी कथन गलत है, केवल इसमें दूसरा कथन बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 64। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में आने वाले शब्द और संदर्भ विषय वेल सेकंड प्रयोग, कृत्रिम बुद्धि, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्रिप्टो मुद्रा, क्रिस्पर कैस9, कर्ण भौतिकी, इनमें सही सम्मिलित करना है आपको। क्या करना है, सही सम्मिलित बताना है। तो आप देखेंगे केवल ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, दूसरा ही आप देखेंगे 64 में आपका दूसरा ही केवल सही है, पहला और तीसरा गलत है। अब आप कहोगे कि गलत क्यों है। बेल सेकंड के प्रयोग को सुपर KE/KB में डेटा रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। और क्रिस्पर तकनीक जीनोम के संपादन के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है, तो इसलिए आप देखेंगे तीसरा भी गलत है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 65। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन कार्बन फर्टिलाइजर को सर्वोत्तम वर्णित करता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। बी कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान। सी कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ी हुई अम्लता। डी कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के द्वारा हुए जल वायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। तो इसमें आप लोग 65 में क्या लगाओगे बताइए। 65 में आपका होगा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। 65 में ए होगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 66। जब सुबह आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं और अलार्म को बंद करने के लिए उसे थपकी देते हैं जिससे आपको गिरजा सुता ही चल पड़ता है। आपके स्नानागार में लगा स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम को दर्शाता है और आपकी ऊपर टंकी में पानी के स्तर का भी संकेत देता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराना सामान निकाल लेते हैं तब उसमें भंडारित सामान में आई कमी को जान लेता है और ताजे किराना सामानों की पूर्ति के लिए क्रियादेश दे देता है। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं और दरवाजे पर ताला लगाते हैं तब सभी बत्तियां, पंखे, गीजर और AC मशीनें स्वतः ही बंद हो जाती हैं और आपके कार्यालय के रास्ते में पर आपकी कार आगे आने वाले यातायात की भीड़ के बारे में आपको चेतावनी देती है और वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देती है। और यदि आपको किसी बैठक के लिए देर हो रही है तो यह उसके अनुसार आपके कार्यालय में संदेश भी भेज देती है। और इस आविर्भूत हुई संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में उपयुक्त परिदृश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से लागू होता है। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। बताइए तो इसमें आप लोग 66 में क्या लगाओगे। 66 में आपका बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा आपका। और ऐसे नेटवर्क को संदर्भित करता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जानकारी एकत्रित करने और साझा करने में सक्षम भौतिक वस्तुएं शामिल होती हैं, तो ऐसा भी हो रहा है। चलिए तो इसमें बी ऑप्शन आप लोगों ने लगा दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, 67। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा कह रहा है सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा किया जाता है। इन दोनों में से सही कथन आप लोगों को चुनना है। क्या करना है, सही कथन चुनना है। तो 67 में आप देखेंगे कि ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, दोनों आपके गलत हैं। पहला भी गलत है और दूसरा भी
गलत है। और भारत में सौर ऊर्जा के लिए एक भी सिलिकॉन चिप का निर्माण नहीं होता है। भारत में बनने वाले हर सोलर पैनल को असेंबल किया जाता है, और जबकि सारा सामान चीन, यूरोप और कुछ अन्य देशों से हम लोग मंगाते हैं। और आप देखेंगे कि सौर ऊर्जा टैरिफ निर्धारित करता है और केंद्र सरकार की स्वामित्व नियंत्रण वाली उत्पादन कंपनियों के टैरिफ को नियंत्रित करता है। चलिए, तो ये भी आप लोग देखिए, दूसरा भी गलत है। दोनों इसमें गलत हैं बिल्कुल आपके। डी ऑप्शन होगा आपका। क्वेश्चन है हमारे सामने 68। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेबल कमोडिटीज क्या थे? अपरिष्कृत कपास, तिलहन, अफीम, चीन, नमक, जस्ता, सीसा, तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, कपास, रेशम, सोरा, अफीम। तो 68 में आप देखेंगे कि आपका क्या होगा? डी ऑप्शन, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। अगला क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर भी पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों, महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। और बी कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी। सी कह रहा है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। और डी कह रहा है रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। तो 69 में आप देखेंगे कि आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। चलिए, 69 में सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 70। निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? बी कृष्ण पिल्लई, EMS नमूद्रीपाद और केसी जॉर्ज। या फिर आप जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और MN रॉय। सी कह रहा है CP रामास्वामी अय्यर, के कामराज और वीरेश लिंगम पंतुलु। और डी कह रहा है अशोक मेहता, TS रामानुजम और GG मेहता। तो 70 में आप देखेंगे अशोक मेहता, TS रामानुजन और GG मेहता। 70 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 71। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव। तो ये आप देखेंगे 71 में आपका बी यानी कि जैन धर्म से होगा। क्या? जैन धर्म से। 72 क्वेश्चंस। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजी तथा खानका के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। दूसरा कह रहा है लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। इन दोनों में से सही चुनना है आपको। तो आपको बता दूं, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, यानी कि दोनों कथन आपकी बिल्कुल गलत है। 72 में आपका डी होगा। 72 में आपका डी होगा। क्या होगा? डी होगा। इसमें आप देखेंगे क्योंकि बुलंद दरवाजा लाल बफ बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ठीक है, और सफ़ेद काले संगमरमर से सजाया गया है। और रूमी दरवाजा की स्थापत्य शैली लखनऊ की नवाबी वास्तुकला के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। यह मुगलों से काफ़ी अलग है। चलिए, तो इसमें आप लोगों ने डी लगा दिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 73। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों के विस्तृत रूप से चर्चा की है? फ्रांसवा वर्नियर, ज्या बैप्टिस्ट टेवर्नियर और ज्या द थिवेनो। और डी कह रहा है एबे बार्थेलेमी कारे। बड़े अजीब नाम है। तो इसमें आप देखेंगे 73 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। बी ऑप्शन ठीक है। 73 में आपका बी ठीक है। 74। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणि। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि 74 में आपका मैत्रेय होंगे। ठीक है। 75। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। बी कह रहा है भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। सी कह रहा है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। डी कह रहा है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो इसमें आप देखेंगे कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, यानी कि सी होगा आपका। 75 में सी लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 76। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट,
दूसरा कह रहा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और प्राच्यविद अंग्लविद विवाद। बताइए। तो 76 में आप देखेंगे तीनों बिल्कुल ठीक हैं आपके, यानी कि डी ऑप्शन होगा आपका। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। अगला है 77, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम झील है? कोडाई कनाल तमिलनाडु में, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आप देखेंगे कोडाई का कनाल ये तमिलनाडु में, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, सही कथन चुनना है। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। यह अन्य चीजों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। तीसरा कह रहा है यह देश की अविनियमित कार्बल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कुशल योग्यता ढांचा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ेगी। तो 78 में आप देखेंगे कि आपका क्या होगा? बताइए, कुछ पता है? इसमें आप देखेंगे कि आपका एक तो दूसरा ठीक है और तीसरा ठीक है, पहला इसमें गलत है। पहला क्या है? गलत है। ये आप देखेंगे कि जो आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है, ठीक है, इसलिए पहला गलत होगा। इसमें आपका सी यानी कि 2 और 3 ठीक होगा, यानी कि आप लोग क्या लगा दोगे? बताइए। भाइयों भाइयों बहनों नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसमें सी ऑप्शन ठीक रहेगा, वरना आप कहोगे कि मोदी साहब की नकल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो बताइए इसमें क्या करोगे? इसमें आप देखेंगे 79 में आपका ए ऑप्शन ऑल इंडिया होम रूल लीग होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, दीनबंधु मित्र ने नीलदर्पण का लेखन किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफल होने पाने वाले प्रथम भारतीय बने। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका दीनबंधु मित्र ने नीलदर्पण का लेखन किया था। 80 में बी होगा। क्या होगा? बी। और जैसा कि आप देखते हैं कि दीनबंधु मित्र ने नीलदर्पण 1858-59 में लिखा था। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ 1882 में लिखा। सत्येंद्रनाथ टैगोर साहब ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 1863 में सफल की थी। तो इसमें बी होगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 81, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का के संभावित परिणाम हो सकता है? नदी की लवणता में कमी, भौम जल का प्रदूषण और भौम जल स्तर के नीचे चले जाना। तो 81 में आप लोग क्या करोगे? 81 में आपका दूसरा भी कारण होगा, तीसरा भी कारण होगा, लेकिन आप देखेंगे इसकी नदी की लवणता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। तो क्या नहीं होगी? कमी नहीं होगी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगा देंगे। 81 में आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 82। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, सही कथन चुनना है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। दूसरा कह रहा है गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरा कह रहा है कुछ समावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीय भवन में योगदान कर सकती है। तो 82 में आप देखेंगे कि आपका क्या होगा? बताइए। केवल तीसरा ठीक है, पहला गलत है और दूसरा भी गलत है। मिट्टी की जल धारण क्षमता पानी की वह मात्रा है जो एक दी गई मिट्टी फसल के उपयोग के लिए धारण कर सकती है, ठीक है। और सल्फर 3 पोषक तत्वों में से है जो मिट्टी पौधे के पदार्थ और वातावरण के बीच चक्रित होता है। चलिए, तो इसमें केवल 3 सही है, तो इसमें बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है 83, हरित और अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी
जो अपेक्षाकृत हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण से में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है आविर्भूत हुई। जोहान्सबर्ग में 2002 के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। बी कह रहा है रियो डी जेनेरो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। सी कह रहा है पेरिस में 2015 की जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में। डी कह रहा है नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। तो बताइए भाई इसमें क्या लगाओगे? 83 में क्या लगाओगे? 83 में बी आपका होगा री डी जेनेरो में 2012 की संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। बी ऑप्शन होगा 83 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा आपके सामने? 84। ए 3D मुद्रण का निम्नलिखित में से किस में प्रयोग होता है? मिष्ठान की चीजें बनाने में, जैव इलेक्ट्रॉनिकीकरण के निर्माण में, ऑटोमोटिव उद्योग में, या आप देखेंगे कि पुनर्निर्माणकारी सलकर्म में, दत्त डेटा संसाधन प्रौद्योगिकियों में। तो 84 में आप लोग क्या करोगे बताइए? 84 में आप देखेंगे कि आपके सभी सही है। 1 2 3 4 5 पाँचों में होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका लगा दोगे आप लोग। क्या? डी लगा दोगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 85। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तीसरा कह रहा है पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। सही चुनना है आप लोग। बताइए इसमें क्या लगाओगे? 85 में। 85 में आप देखेंगे आपका पहला ठीक है, बाकी 2 और 3 बिल्कुल गलत हैं। 2 3 बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अंडमान द्वीप समूह में पोर्ट विलियर से लगभग आप देखेंगे ये 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अंडमान सागर में भारत का कब्जे वाला बैरन द्वीप है। और ये इसमें 2005 में भी विस्फोट शामिल हुआ था, तो इसलिए आप देखेंगे तीसरा भी गलत है। तो इसमें केवल पहला ठीक है। क्या है? पहला ठीक है। 85 में केवल एक कथन ठीक होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 86। ये कह रहा है कि प्रोसोपिस जोलीफिलोरा नामक पादप पराग क्यों चर्चा में उल्लेखित होता है? इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग होता है। बी कह रहा है जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। सी कह रहा है इसके सार का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में किया जाता है। और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 86 में आप देखेंगे कि आपका क्या सही होगा? जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां की जैव विविधता को कम कर देता है, यानी कि 86 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। और ये पहले आप देखेंगे अंग्रेजों के द्वारा मैक्सिको से दिल्ली लाया गया था, तो विदेशी पौधा है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 87। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही आपको चुनना है। विश्व की सर्वाधिक प्रबल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। दूसरा कह रहा है विश्व की 1/3 से अधिक प्रबल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। और तीसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रबल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं। तो 87 में आप देखेंगे कि क्या होगा? 87 में आप देखेंगे तीनों बिल्कुल सही कह रही हैं। तीनों बिल्कुल कथन आपके बिल्कुल सही हैं। तो इसमें 87 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। तीनों सही हैं बिल्कुल। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला। ये है आपका 88। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, यूएनईपी सचिवालय, यूएनएफ ट्रिपल सी सचिवालय द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। इस तरह की देखिए जो भी पहलें होती हैं, जो भी रिपोर्ट होती हैं, जो भी इंडेक्स रहते हैं, जो भी सूचकांक रहते हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे UNFCCC सचिवालय द्वारा। 88 में आपका सी होगा। 88 में क्या लगाओगे आप लोग? सी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला है 89।
ये कह रहा है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्था है, ये संस्थापक इनके हैं और इनमें सही सम्मिलित करना है। बनारस का संस्कृत कॉलेज, विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स, फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेजली। तो इसमें आप देखेंगे कि 89 में आपका केवल कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स वाला सही सम्मिलित है, बाकी दोनों गलत हैं, पहला और तीसरा। क्योंकि आप देखेंगे कि क्या देखेंगे, बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया था ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन के द्वारा प्रयासों से 1791 में। और फोर्ट विलियम कॉलेज की अगर हम लोग बात करें कोलकाता में, तो ये लॉर्ड रिचर्ड कोली बेलेस्ली ने खोला था। ये आर्थर बेलेस्ली ने नहीं, लॉर्ड रिचर्ड बेलेस्ली ने। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे केवल बी ऑप्शन ठीक है, केवल 2। क्वेश्चन है 90। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में चर्चा में रहते हैं, एक तरह से ये देश हो गए। कैटालोनिया स्पेन, क्रीमिया हंगरी, मैंडानाओ फिलीपींस, अरोमिया नाइजीरिया। इनमें सही सम्मिलित कौन सा है बताइए। 90 में क्या लगाओगे आप लोग? तो 90 में एक तो आप देखेंगे पहला ठीक है और एक आप देखेंगे तीसरा ठीक है। 2 आपकी सही सम्मिलित नहीं है, 2 और 4। 2 और 4 नहीं इसमें। अगर क्रीमिया गणराज्य की बात करें तो यूक्रेन का हिस्सा है ये, ठीक है। और अरोमिया की बात करें तो ये इथोपिया का हिस्सा है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो 90 में आपका सी होगा। क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 91। ये कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। भारत का उस राज्य समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम आप लोगों को देखना है। बताइए इसमें आप लोगों का क्या होगा? बताइए कुछ। तो आप देखेंगे, क्या देखोगे इसमें? इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा 91 में। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका पहले तो आप देखने को मिलेगा इसमें, पहले आप देखेंगे 3 होगा। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि आपका दूसरा होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो इंपीरियल बैंक था ना, इसका नाम बदलकर 1955 में भारतीय राष्ट्रीय बैंक कर दिया गया था, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि पहला होगा, क्योंकि 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी केरल में, ठीक है। फिर आप देखेंगे गोवा स्वतंत्र हुआ था कब? 18 दिसंबर 1961 को, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। 3 और 3 के बाद आप देखेंगे कि आपका इसमें 3 होगा, फिर आप देखेंगे कि 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा। इस तरह से आप लोग लगा दीजिएगा। अगला इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 92 क्वेश्चन नंबर 92। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है? अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अधीन उपबंध, अनुच्छेद 17 और भाग 4 में दिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 24 और संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अधीन। तो इसमें आप देखेंगे सी ऑप्शन होगा। अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रता है। संविधान के भाग 3 में आप लोग मौलिक अधिकार भी देखते हैं। तो 92 में आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 93। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सुपारी, जौ, कॉफी, रागी, मूंगफली, तिल और हल्दी। उपयुक्त में से किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की? उस समय करंट अफेयर्स का आप लोग क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो 93 में आप लोग क्या लगाओगे? बताइए कुछ।
तो इसमें आप देखेंगे आपका 2, फिर आप देखेंगे 4, 5 और 6। ठीक है, ये याद रखिएगा। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, इतना तो मिलना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो इसमें बी ऑप्शन होगा आपका। अगला है 94। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? ये आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा? ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये है 95। भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएसएलवी से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरण में उपयोगी हैं, जबकि जीएसएलवी को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। और दूसरा कह रहा है पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप में स्थित रहते प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है। और तीसरा कह रहा है जीएसएलवी MK थर्ड एक 4 स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है, जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट मोटरों का और द्वितीय और चतुर्थ चरण में द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है। इसमें आप देखेंगे कि आपको सही चुनना है। क्या करना है? सही चुनना है। तो 95 में क्या लगाओगे? पहला आपका ठीक है, 95 में केवल एक, दूसरा और तीसरा आप देखेंगे गलत आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। पीएसएलवी का मुख्य रूप से पृथ्वी अवलोकन रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लगभग इनका देखरेख करना, इन्हें भेजना है। और जीएसएलवी MK3 इसरो द्वारा विकसित 3 चरणों वाला भारी शिफ्ट रॉकेट लॉन्च वाहन है। वाहन 2 सॉलिड स्टेप और एक कोर लिक्विड बूस्टर और एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज है इसमें। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला केवल कथन ठीक था, क्योंकि सही पूछा था। 96 अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन दोनों में से सही चुनना है। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। और दूसरा कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया। तो बताइए 96 में क्या लगाओगे? 96 में आप देखेंगे दूसरा सही है, पहला गलत है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। पूंजी प्रवाह स्थिर नहीं रहा है। ठीक है, पहला बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है 97। निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। छिछला उतरे हुए अनाज, माफ करिए छिलका उतरे हुए अनाज, मुर्गी के अंडे पकाए हुए, संसाधित और डिब्बाबंद मछली, विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र। उपयुक्त मदों में से कौन से जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत छूट प्राप्त है? और आप सभी जानते हैं कि 2017 में जीएसटी आया हुआ था, उसी की बात हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि 97 में आपका पहला होगा, दूसरा होगा और 4 होगा। इसमें 1, 2, 4, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन है हमारा सामने 98। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, इनमें से सही कथन चुनना है। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। दूसरा कह रहा है भारत में पहली बार बेगा जनजाति को पर्यावास अधिकार दिए गए हैं। तीसरा कह रहा है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है, उसकी घोषणा करता है। तो 98 में आप लोग बताइए क्या लगाओगे आप लोग? पहला ठीक है इसमें, और एक दूसरा भी ठीक है, लेकिन तीसरा आप देखेंगे गलत है। तीसरा क्या है? गलत है। केंद्रीय जनजातीय मामलों का मंत्रालय आधिकारिक तौर पर भारत के किसी भी हिस्से में आदिम और कमजोर जनजातीय समूहों के लिए आवास अधिकार तय करता है और घोषित करता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही होगा 98 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 99। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा, उपयुक्त में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं? पादप रोग फैलाते हैं। तो आप देखेंगे चारों फैलाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और 4, यानी कि इसमें आपका डी होगा। क्या होगा? डी। अंतिम क्वेश्चन है भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और इसमें आपको 3 कथन दिए गए हैं, सही कथन चुनना है। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन और निर्देश के अधीन कार्य करता है। एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में काम करता है। तीसरा कह रहा है सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। तो तीसरा तो आप लोगों को मालूम होगा कि बिल्कुल सही कह रहा है। क्या? तीसरा तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसमें आप देखेंगे दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, लेकिन पहला गलत है। ऐसे वाणिज्य मंत्रालय ने 2001 में से राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को लागू किया था। तो इसलिए आप देखेंगे 2 और 3 सही है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। और इस तरह से आप देखेंगे कि 2018 का प्रीलिम्स का पहला पेपर जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहता है, इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली है। अगली क्लास में हम लोग 2019 का प्रीलिम्स का पहला पेपर देखेंगे, उसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, कोई मेरे लिए सुझाव हो, सुझाव जरूर दिया करिएगा। हम सब मिलकर आप देख रहे हैं इन क्लासों को चला रहे हैं, तो कोई कमी रहती है, कोई गलती रहती है, तो उसके लिए मैं यही सोचता हूँ कि आप लोग बैठे हुए हैं सुधारने के लिए, और मुझे आप बताएंगे कि यहाँ ये कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।